नमस्कार। आज की क्लास में हम विकास प्रशासन का दूसरा भाग पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि विकास प्रशासन लोक प्रशासन का वह पहलू है जिसमें सार्वजनिक अभिकरणों को इस प्रकार संगठित और प्रशासित करने की बात की जाती है कि एक व्यापक सामाजिक और आर्थिक प्रगति के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन एवं प्रेरणा मिल सके। और इसका लक्ष्य विकासात्मक लक्ष्यों को हासिल करना है जिससे कि व्यापक जन कल्याण के कार्य हो सके। अब हम आज की क्लास में देखेंगे विकास प्रशासन की मुख्य विशेषताएं। पहली जो मुख्य विशेषता वो ये है कि विकास प्रशासन बदलाव की दिशा अर्थात सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने की बात करता है। यथास्थिति बनाए रखने की जगह वो सामाजिक आर्थिक सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस लाने की बात करता है। दूसरा इसका लक्ष्य है कि ये लक्ष्य निर्देशित है अर्थात सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक लक्ष्य में प्रगति हासिल करना अर्थात परिणाम केंद्रित। कि परिणाम कैसा आता है सोसाइटी की सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल प्रोग्रेस में, उसमें किस टाइप का चेंजेज आता है और उनका रिजल्ट्स क्या आता है। रिजल्ट सेंट्रिक कंसेप्ट है ये कि जो प्रशासन की योजनाएं होती है, सरकार की योजनाएं होती हैं, उनको इस रूप में लागू किया जाए कि उनका व्यापक जन कल्याण, उनका परिणाम एक व्यापक जन कल्याण के रूप में हमें सामने दिखाई दे। तीसरी इसकी मुख्य विशेषताएं हैं ये कि प्रतिबद्धता अर्थात कार्य की स्थितियों में विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनको उत्साह और प्रेरणा बनाए रखना। कि जो विकास प्रशासन के लक्ष्य को हासिल करने में जो प्रशासनिक मशीनरी लगी हुई है उनकी प्रतिबद्धता बनाए रखना जिससे कि वो उत्साह और प्रेरणा से कार्य कर सके। चौथी विशेषता है इसकी ये कंज्यूमर सेंट्रिक कंसेप्ट है, उपभोक्ता केंद्रित अर्थात उपभोक्ता, सरकार के उपभोक्ता छोटे किसान हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं इत्यादि जैसे एक वल्नरेबल ग्रुप की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना एक निश्चित टाइम पीरियड में समय केंद्रित अवधारणा है। ये उपभोक्ता केंद्रित जो एक सोसाइटी के वल्नरेबल ग्रुप होते हैं जिसमें ओल्ड एज पीपल्स, चिल्ड्रंस एंड वुमेन्स, इनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को एक निश्चित टाइम में पूरा करने की बात कही जाती है। पांचवी इसकी विशेषता यह की है कि काल संबंधी आयाम अर्थात एक समय सीमा में विकास कार्यक्रमों को पूरा करना अर्थात समय निर्देशित टाइम डायरेक्टिव। कि जो आपको योजनाएं दी है विकास कार्यक्रम, विकास की योजनाएं जो आपको लागू करनी है उनको एक समय सीमा में पूरा करना जरूरी है। छठी इसकी विशेषताएं हैं वो ये है कि नागरिक सहभागिता केंद्रित है, सिटीजन सेंट्रिक एंड सिटीजन पार्टिसिपेटरी कंसेप्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि विकास के कार्यक्रमों का जो निर्धारण और उनको लागू किया जाता है उसमें जन समर्थन और उनकी पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करना, सहभागिता सुनिश्चित करना। कि कोई भी योजनाएं बनाई जाती है, विकास कार्यक्रम बनाया जाता है, उनको निर्धारण करते हो आप तो उसमें जनता की राय ली जानी चाहिए कि हम आपके लिए ऐसी नीतियां बना रहे हैं तो इस किस प्रकार की होनी चाहिए। उनको एक पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए और उनको लागू, अगर आप उनकी राय लेके किसी भी योजनाओं को बनाएंगे पब्लिक डोमेन में रख के और उसके अकॉर्डिंग आप पॉलिसीज बनाएंगे तो जनता उनको, आप उन कार्यक्रमों को लागू करने में उत्साह से समर्थन करेगी आपको उनके कार्यक्रमों को। तो सरकार के एक सफलता की दर बढ़ जाती है, किसी भी योजना को सफल होने की रेट इंक्रीज हो जाती है। साथ जो इसकी विशेषता ये है कि ये संरचनात्मकता है। संरचनात्मकता मतलब क्या हुआ है कि विकास के जो लक्ष्य है उनको प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करने के लिए जो प्रशासनिक संरचनाएं हैं, पद्धतियां हैं, प्रक्रिया है, उनको अगर वो जड़ स्थिति में है तो उनको बदलना और उनमें सुधार करना। कि ये प्रशासनिक
संरचना और पद्धति और प्रक्रिया इस प्रकार की होनी चाहिए कि विकास के लक्ष्यों को प्रभावशाली ढंग से प्राप्त किया जा सके। अगर वो उनमें बाधा उत्पन्न करे तो उनको प्रतिस्थापित कर देना चाहिए, और उनमें अगर कुछ सुधार की गुंजाइश हो तो उनमें सुधार करना चाहिए, और उनको सिरे से बदलना हो तो उनको बदल भी देना चाहिए। आठवीं जो उसकी विशेषता है वो है कि परिवेशीय परिप्रेक्ष्य की बात करता है, कि जिस परिवेश में ये काम करता है, अर्थात नौकरशाही और उसके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवेश किस में काम करता है, तो नौकरशाही को एक जन कल्याण के उद्देश्य से संचालित होना चाहिए, जो कि एक राजनीतिक परिवेश में काम करता है, जिस राजनीतिक परिवेश में काम करता है उससे को रिलेशन बनाए रखना चाहिए। नंबी जो इसकी विशेषता हुई है कि 9 कि ये विकास की जिम्मेदारियों में लगी हुई कई विशिष्टीकृत एजेंसियों और कार्यक्रमों के बीच एक प्रभावशाली तालमेल होना चाहिए, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, जिससे कि कार्य की पुनरावृत्ति और उसमें लगने वाला समय कम किया जा सके। कार्य की पुनरावृत्ति नहीं होगी और एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट अगर कोऑर्डिनेशन बना रहेगा तो टाइम भी कम कंज्यूम होगा। 10वीं जो इसकी विशेषता ये कि प्रतिक्रियात्मकता अर्थात फीडबैक, जनता की ज़रूरत और मांगों पर तुरंत कदम उठाना। पॉलिसीज आप बनाते हो, उनमें फीडबैक आते हैं आपके, तो उन पर तुरंत आप अपना रिएक्शन देना चाहिए गवर्नमेंट को, और उन पर प्रशासन के थ्रू उनको तुरंत लागू किया जाना चाहिए। तो ये विकास प्रशासन की 10 मुख्य अगर हम देखते हैं विशेषताएं देखने में हमें मिलती है। जॉर्ज गांट जो इसका मुख्य करता था या इसका विकास प्रशासन का पिता था, वो कहता है कि लोक प्रशासन की विकास प्रशासन के जो चारित्रिक गुण हैं वो इसके उद्देश्य क्या है, इसका सामाजिक आर्थिक प्रगति है, और इसकी निष्ठा क्या है, जनता के प्रति जवाबदेही है, और इसके रुख क्या है, सकारात्मकता, रचनात्मक आयाम, प्रयत्नशीलता, इनसे इनका चारित्रिक गुणों का हमें पता चलता है। तो ये विकास प्रशासन की मुख्य विशेषताएं थी। अब है कि इसमें विकास प्रशासन में 2 मुख्य विद्वान थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, एडवर्ड विटनर और F.W. रिक्स। तो विटनर का कंट्रीब्यूशन क्या था वो हम देखते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ द विटनर। विटनर ने क्या किया, पारंपरिक प्रशासनिक विचारधारा जो कि लक्ष्यों की जगह माध्यमों पर ज़्यादा जोर देती थी, उनकी इसने क्रिटिसाइज की थी, और उस परिप्रेक्ष्य में उसने कहा कि लोक प्रशासन ने माध्यमों को महिमा मंडन किया है और लक्ष्यों से भटक गया है। लक्ष्य अर्थात व्यापक जन कल्याण, उनसे ये भटक गया और सिर्फ ये एक लाइन को फॉलो कर रहा है कि हमें इस ढंग से चलना चाहिए, इस ढंग से चलना चाहिए, चाहे लक्ष्य की प्राप्ति हो या ना हो, लकीर का फकीर बना रहना चाहिए, अर्थात एक लाइन को फॉलो करना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन को इस प्रकार फॉलो करना चाहिए। तो ये कहता है कि लक्ष्य लोक प्रशासन का लक्ष्य होता है व्यापक जन कल्याण, जन केंद्रित उपागम है, हमने जो पढ़ा था जनवादी उपागम की जनता का कल्याण ही है। तो ये कहता है कि जो उपलब्ध और अनुपलब्ध मूल्यों की प्राप्ति से एक अलग अच्छा प्रशासन और अच्छे मानव संबंधी अपने आप में लक्ष्य बन जाने चाहिए। और पारंपरिक प्रशासनिक विचारधारा की इस कमी को भरने के लिए ही उन्होंने विकास प्रशासन की अवधारणा से हमारा परिचय कराया। कमी कौन सी, लक्ष्य केंद्रित। और उन्होंने विकास प्रशासन को किसी न किसी तरीके से प्राधिकृत तौर पर निर्धारित करने वाली वह प्रक्रिया बताया जो संगठन के प्रगतिशील राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति का मार्गदर्शन करती है। रिक्स के अनुसार क्या है, विकास प्रशासन का संबंध विकास के लिए अधिक नवाचार से है, इनोवेशन से। और उन्होंने विकास के लिए इनोवेशन को आधुनिकता अर्थात नेशन बिल्डिंग और सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस की दिशा में नियोजित बदलाव के रूप में परिभाषित किया था। इनोवेशन इस टाइप के होने चाहिए कि वो नेशन बिल्डिंग में हेल्प करें। नेशन बिल्डिंग अर्थात समाज के सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो। तो ये एडवर्ड विटनर का योगदान था। सेकंड जो इसमें थिंकर था वो था F.W. रिक्स। रिक्स का इसमें क्या योगदान था, रिक्स ने विकास प्रशासन के क्षेत्र में वैसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और उन्होंने
विकास प्रशासन को उन संगठित प्रयासों के रूप में डिफाइन किया जो कि उन कार्यक्रम और परियोजनाओं को लागू करते हैं जो विकास के उद्देश्यों की सेवा में लगे लोगों ने सोचे होते हैं। उन कार्यक्रम और परियोजनाओं को लागू करते हैं जो कि विकास के उद्देश्यों की सेवा में लगे लोगों ने सोचे होते हैं, अर्थात व्यापक जन कल्याण का कार्य। और उन्होंने विकास प्रशासन के दो पहलुओं की पहचान की, एक तो विकास का प्रशासन और दूसरा प्रशासन का विकास। अब ये दोनों चीजें क्या है? विकास का प्रशासन का मतलब होता है कि विशाल स्तर के संगठन, विशेषकर सरकार के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पद्धतियों के लिए, उनके विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनी नीतियों और योजनाओं के लिए विकास कार्यक्रमों का प्रशासन के रूप में प्रयोग। अर्थात विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो नीतियां और कार्यक्रम बनती है उनमें व्यापक सामाजिक आर्थिक हितों को ध्यान में रखना चाहिए और जन साधारण के लिए इनको बनाया जाना चाहिए। वो होता है विकास का प्रशासन। दूसरा वो उन्होंने पहचान की जिसकी वो है प्रशासन का विकास। प्रशासन का विकास अर्थात जो प्रशासन नौकरशाही, इसको सामाजिक सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस के लिए जो प्लान बनते हैं उनको ज़मीनी धरातल पर उतारते हैं, उनका विकास। अर्थात उनका विकास किस प्रकार कि उनकी क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण, उनकी क्षमता बढ़ानी चाहिए कि वो अधिक गहराई से और प्रभावशालीता से योजनाओं को धरातल पर उतार सके। और इसी रूप में वो आगे कहते हैं कि विकास प्रशासन का अर्थ न केवल सरकार के द्वारा उसके भौतिक, मानवीय और सांस्कृतिक परिवेश को बदलने के कार्यक्रमों को लागू करने से है, बल्कि ऐसी प्रगति के कार्य में शामिल होने की, उनकी क्षमता को बढ़ाने के संघर्ष से भी है। लोगों की क्षमता भी बढ़ाई जानी चाहिए जिससे कि वो इन कार्यक्रमों में उत्साह से भाग ले सके और सरकार की सहभागिता बढ़ा सके। कैपेसिटी बिल्डिंग, अमर्त्य सेन ने एक कंसेप्ट दिया था वर्तमान टाइम में अगर हम देखें कि क्षमता वृद्धि, लोगों की क्षमताओं को भी बढ़ाना चाहिए। वो शिक्षा, स्वास्थ्य, इनके द्वारा राज्य को बढ़ाना चाहिए कि वो राज्य के कार्यों में शामिल हो सके, राजनीतिक सहभागिता कर सके और जागरूक होकर अपने अधिकारों के बारे में सजग रहे। तो इनके आपसी संबंधों पर रिक्स ने जोर दिया और उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलुओं को परस्पर संबंधता एक अंडे और मुर्गी के बीच के संबंध जैसा रिश्ता है। दोनों का विकास जरूरी है, तभी प्रशासन का विकास हो सकता है। तो इस प्रकार ये आज की क्लास में हमने विकास प्रशासन का अध्ययन किया और इसमें इसकी विशेषताएं और दो मुख्य विद्वानों की इसमें योगदान के बारे में अध्ययन किया। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।